एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम बात करेंगे एमसीक्यू ऑन रेसिपिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए 3 बातों पर डिस्कशन होगा। ह्यूमन का रेसिपिरेटरी सिस्टम देखेंगे, कौन कौन से ऑर्गन है, किस तरीके से काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद हम प्लांट का रेसिपिरेटरी सिस्टम देखेंगे कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट से रेसिपिरेशन हो सकता है, कौन कौन से पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। देन हम देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स में होने वाला रेसिपिरेटरी सिस्टम, जैसे कि फ्रॉग में स्किन से होता है ना, चिकन में कैसे होगा, वेल मछली में कैसे होगा, बाकी फिश में कैसे होगा, है ना, एम्फीबियंस में, मैमल्स में, बर्ड्स में, तो उनमें अलग अलग तरीके से किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। तो उन सभी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो रेसिपिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यू हैं वो तीनों पर है, ह्यूमन पे, डिफरेंट एनिमल्स पे और प्लांट्स में। ठीक है, तो ये जो वीडियो है सारे के सारे 1 डे एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, इनफैक्ट आपका एनडीए एग्जाम, सीडीए एग्जाम, सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबके लिए यूजफुल है। इसके अलावा जो आपके स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें भी आपको बायो के क्वेश्चन इस सेक्शन से देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट हैं, आपको एनसीईआरटी की बुक आप लोग पढ़ते होंगे और उसमें भी एमसीक्यू होते हैं, तो वो एमसीक्यू भी यहाँ पे कवर किए गए, तो स्कूल के बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए एक बार अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कर देंगे लिंक को, जिससे उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। रही बात पीडीएफ की, तो आपको परचम की वेबसाइट से आज की क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो अगर ह्यूमन की बात करते हैं, हम और आप ह्यूमन है, राइट, हम रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, अगर सिंगल लाइन में आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। कौन सी गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हम एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। तो कहीं पर भी ज़रूरी नहीं कि हम एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज करें, ब्लड के साथ भी एक्सचेंज होती हैं गैसेस। तो जहाँ भी आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत होती है नोज से, क्योंकि हवा को आप नोज से लेते हैं। आप कहेंगे नहीं मैम, मैं तो मुंह खोल के सांस लेता हूँ। तो माउथ से भी हम ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन मेन ऑर्गन क्या है? नोज है कि नहीं? तो नोज से आपने यहाँ पर ऑक्सीजन को लिया। अब ये नोज से ऑक्सीजन गई कहाँ पर? विंड पाइप में। विंड पाइप को ट्रैकिया भी कहा जाता है। ये विंड पाइप आप देखेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेफ्ट और राइट लंग्स में। यहाँ लंग्स में 500 मिलियंस, अप्रोक्सीमेट 500 मिलियंस छोटी छोटी सी कूपिकाएं होती हैं जिनको एल्बोलाई कहा जाता है। तो यहाँ पर लंग्स में है, तो यहाँ पर लंग्स में ये जो एल्बोली है वहाँ पर क्या भर गई? ऑक्सीजन। क्या भर गई? यहाँ पर ऑक्सीजन भर गई। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कनेक्टेड है बहुत सारी ब्लड स्ट्रीम, बहुत सारी कैपिलरीज ब्लड स्ट्रीम कनेक्टेड है जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। और ब्लड जो है वो टिश्यूज से आ रहा है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्बुली में चली जाएगी, एल्बुली से ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी? ब्लड में। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गई कि नहीं? एल्बुली से ऑक्सीजन ब्लड में गई और ब्लड की ऑक्सीजन एल्बुली में आ गई। उसके बाद ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्बुली में आ गई और हमने कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। तो एक बार एटमॉस्फेयर के साथ आपने एक्सचेंज की गैसेस और दूसरी बार जो है वो एल्बुली और ब्लड स्ट्रीम के बीच में एक्सचेंज हुई गैसेस। क्लियर? तो एक बार बाहर हुई तो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल दीजिएगा, एक बार अंदर की तरफ होगी मतलब ब्लड सेल और ब्लड स्टेम के बीच में, तो आप उसको इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल देंगे। बात समझ में आई? तीसरा और होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन में, विच इज सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमारे पास सेल होती हैं और सेल में पाया जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ऑर्गेनल्स, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है ना। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जो ब्लड से ऑक्सीजन आई है ना, उस ब्लड से आने वाली ऑक्सीजन को ले लेता है और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाने को तोड़ देता है। और खाना जब ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होती है ना। इसलिए तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया ने रेस्पिरेशन के बाद जनरेट की है वो वापस ब्लड में चली जाती है। तो वहां पर भी देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन को लिया ब्लड से और वापस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, जिसको आप कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। बात समझ में आई? तो रेस्पिरेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक बार यहाँ पे नोज के जरिए हो गई, एक बार एल्बुली के जरिए हो गई, एक बार माइटोकॉन्ड्रिया ने कर ली। तो यहाँ पर
हमारे पास 2 लंग्स हैं, क्लियर, और इन लंग्स में 5000 मिलियन जो है वो एल्बुलीज हैं, और एल्बुली को ही फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आप कहेंगे कूपिका। ये तो हिंदी में हो गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन आंसर इज एल्बुलाई। बात क्लियर है? ओके, तो इतनी चीजें होती हैं। अब ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, इन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और नई नई चीजें आपको समय समय पे मिलते जाएंगी। ओके, पहला क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें से कौन सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है? ट्रैकिया, डायफ्रेम, लंग्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने देखा है नोज, ट्रैकिया, एल्बुली, लंग्स, डायफ्रेम, ब्रोंकी, ये सभी के सब जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मतलब एनवायरनमेंट से और लंग्स के बीच में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है, उसको क्या कहेंगे? तो अभी मैंने सिखाया है आपको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे उसको, ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अभी मैंने बताया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग्स, और लंग्स से ये जो ऑक्सीजन है वो एल्बुली सरफेस में जाती है, तो एल्बुली से ये ब्लड में पहुंच जाती है, तो ब्लड तक ये पूरा क्रिया हो गई, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। अब ब्लड से क्या होगा? तो ब्लड भी डिफरेंट सेल के साथ क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। तो ब्लड स्ट्रीम और जो हमारी सेल है उनके बीच में जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी उसको हमने इंटरनल रेस्पिरेशन कहा है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। ओके, आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है इंटरनल, तो ये ब्लड स्ट्रीम और सेल के बीच में एक्सचेंज हो रही हैं गैसेस। एक्सटर्नल में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है लंग्स से और लंग्स में ऑक्सीजन आ रही है। तो ये हो गया आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। मुझे लगता है कि जो बायोलॉजी होती है ना उसमें डायग्राम से समझना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन में जहाँ पॉसिबल हो पाया है ना वहाँ डायग्राम ज़रूर रखा है। तो डायग्राम से समझना चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। और बायो अगर देखा जाए ना तो हमारा पूरा बॉडी से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं। अगर आप उसको प्रैक्टिकल सीखने की कोशिश करोगे ना तो बहुत आसान सब्जेक्ट होता है बायो। और एसएससी के जो पेपर होते हैं, अगर हम साइंस के पोर्शन की बात करें तो सबसे अधिक क्वेश्चन जो है वो बायो के होते हैं, फिर फिजिक्स के होते हैं, देन केमिस्ट्री के होते हैं, जो पिछले कुछ सालों में मैंने पैटर्न देखा है। इसके अलावा आपको तो पता ही है कि अभी जितेंद्र सिंह जी के द्वारा कहा गया है कि इस साल के एंड तक जो है वो NRA CET एग्ज़ाम होगा, तो वो एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। अब सिलेबस तो डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जनरल साइंस एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे वो एसएससी में बोला जाए, रेलवे में बोला जाए या फिर बैंकिंग में। तो ये आपका रहेगा ही बायो। तो बायो को तो आप तैयार करिए ही अगर आप NRA CET की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है बॉडी टिश्यू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ इट्स डीएसोसिएशन कॉज्ड बाय। तो देखिएगा बड़ा सिंपल सा है, इस क्वेश्चन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अभी थोड़ा सा हम पूजा पाठ में चलते हैं। पूजा पाठ का मतलब क्या? अगरबत्ती आपने जलाई है, कमरे में अगरबत्ती जलाई, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है ना, आपको पता है जो गैसेज होती हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। गैसेस कहाँ से कहाँ जाती हैं? हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पे उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाती है, जिसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। तो गैसेस में क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है, जिसको हिंदी में हम विशरण भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी कहानी ऐसी थी कि जो एल्बुली थी इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है। यहाँ पर जो ब्लड स्ट्रीम है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, और ये ब्लड कहाँ से आया है? बॉडी के डिफरेंट टिश्यू से और सेल से आया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा है। तो गैसेस हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा? एल्बुली में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और एल्बुली में कंसंट्रेट कम है। और ऑक्सीजन जो है वो एल्बुली से ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। ऐसा ही है। तो उस हिसाब से कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड कर पा रहे हो? तो बिल्कुल कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, लो ऑक्सीजन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? एल्बुलाई की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर हम हीमोग्लोबिन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। हीमोग्लोबिन का काम ही होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करे,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब यही है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी ना, तो वही चीज़ यहाँ पर बोली है। सिंपल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, और इसको हम बोर इफेक्ट कहते हैं। तो बोर इफेक्ट का रिलेशन आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वर्ड को भी याद रख लीजिएगा, बोर इफेक्ट। ओके, यहाँ पे आंसर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अ मैन रेस्पियर अबाउट, एक पर्सन 1 मिनट में कितनी बार रेस्पिरेशन करता है जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है। अब दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, सीढ़ियाँ चल रहे हो, वो अलग कहानी होती है जब आप 30 से 40 बार रेस्पिरेशन कर लेते हो, लेकिन रेस्ट पोजीशन में जो है वो आप लगभग 16 से 20 बार रेस्पिरेशन करते हो, मतलब एक्सचेंज करते हो गैसेस को। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट जब आप नॉर्मल रेस्ट पोजीशन पे हो। अच्छा, यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर जो नीचे हिस्सा बना है दिस इज डायफ्रेम, इसको क्या कहते हैं हम, डायफ्रेम कहते हैं। अब ज़रा 2 मिनट आप सांस लीजिए। सांस आप जब लेते हैं तो आपको कुछ फील होता है, कोई चीज़ ऊपर गई है फिर नीचे गई है ना, सांस लेते हैं तो कोई चीज़ ऐसे ऊपर नीचे हो रही होती है ना, वो डायफ्रेम होता है। ठीक है, क्या होता है, वो डायफ्रेम होता है। जब आप सांस लेते हो मतलब ऑक्सीजन गैस को आपने अंदर लिया तो डायफ्रेम नीचे की तरफ पुल होता है, और जब आप एक्सेल करते हो, जब ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो तो डायफ्रेम ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो इस डायफ्रेम के ऊपर और नीचे होना ही 1 मिनट में कितनी बार होता है, ये 16 से 20 बार। इसको ही आप रेस्पिरेशन बोल रहे हो। बात समझ में आ रही है, देख लीजिए, समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन को अंदर ली तो वॉल्यूम बढ़ गया लंग्स का, और डायफ्रेम नीचे की तरफ गया। जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को आपने बाहर की तरफ छोड़ा तो लंग्स का साइज रिड्यूस हुआ और डायफ्रेम ऊपर की तरफ गया। ऐसी पूरी प्रोसेस 16 से 20 बार हर मिनट होती है रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, और जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर भर रही है भर रही है ना, लंग्स में भर रही है, तो एक बार ब्रेथ करने में जितनी ऑक्सीजन अंदर भरती है उसको हम टिडल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 500 ml होती है। कितनी होती है, 500 ml टिडल वॉल्यूम कहलाता है। टिडल वॉल्यूम इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग रेगुलर रेस्पिरेशन, इसको हमने टिडल वॉल्यूम कहा है। अब अपने लंग्स की कैपेसिटी की मैक्सिमम आप कितनी ऑक्सीजन को भर सकते हो अपने लंग्स में। आप मुंह से सांस लीजिए, बहुत जोर से सांस लीजिए, तो ज़्यादा अमाउंट में आप ऑक्सीजन को फिल कर पाएंगे अपने लंग्स में। तो हमारे लंग्स की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 5 लीटर से 6 लीटर होती है, कहीं कहीं 5.5 लीटर भी लिखा होता है, तो इसलिए यहाँ पे ओवरऑल एस्टिमेशन लिखा है 6000 ml। ठीक है, ये टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। तो टिडल वॉल्यूम 500 ml, टोटल लंग कैपेसिटी 6000 ml। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। नेक्स्ट है, इसी जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द लंग्स बाय द फुल फोर्स इनहेलेशन इज कॉल्ड। जब आप ब्रीथ करते हो, इनहेल करते हो, तो आपका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, उसे क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है ना, फोर्सफुली कर रहे हो ना, आप मुंह से सांस ले रहे हो जबरदस्ती, तो पूरे लंग्स को भर रहे हो, तो मैक्सिमम लंग कैपेसिटी कितनी है, 5000 है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द रेसिपिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो बिल्कुल मैंने समझा चुके हैं कि आप बताइए कि हमारे रेसिपिरेटरी सिस्टम में कहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ब्लड और लंग्स के बीच में। तो आंसर हो जाएगा एल्बुलाई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, हमने अभी इसको सीख लिया है। ठीक है ना, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो, ये एल्बुलाई है जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं। अब ज़रा सोच के देखिए, कोई बच्चा है, प्री मैच्योर बर्थ हो गया, मतलब 9 महीने से पहले उसका बर्थ हो गया और लंग्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, या एल्बुली का साइज़ छोटा है, तो उस बेचारे बच्चे को कुछ सिंड्रोम हो जाएगा जिसके कारण वो रेस्पिरेशन करने में दिक्कत होगी, है कि नहीं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा 500 मिलियन जो है वो एल्बुलाइज हैं। ये एल्बुलाई कुछ इस तरीके से है ना। इस शेप में होने का रीज़न है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ना। इस शेप में होने का रीज़न क्या है कि सरफेस एरिया ज़्यादा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। अब कई बार क्या होता है, इन एल्बुलाइज में जो है वो प्रोटीन जमा हो जाता है या पस जमा हो जाती है, और जब पस या प्रोटीन जमा हो जाएगा तो उस केस में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो स्लो हो जाएंगी, मतलब ऑक्सीजन आपको कम मिलेगी आपके ब्लड में, है कि नहीं, ऐसा हो सकता है।
या क्या हो सकता है कि जो अलग अलग एल्बोलाइज थी वो आपस में चिपक जाए, स्टिक हो जाए, जिसके कारण क्या होगा, ये जो सरफेस एरिया ये रिड्यूस हो जाएगा। जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम हो जाएंगी। तो मतलब आप कह सकते हो कि कई सारे डिसीजेस हमारी लंग्स से, हमारी एल्बोली के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और इस बार तो क्वेश्चन बन ही सकता है क्योंकि अक्षय कुमार न्यूज़ में है ना। अक्षय कुमार क्यों न्यूज़ में, आपको तो पता ही है, विमल की एड में आ गए थे वो। लेकिन विमल के अलावा वो आप कोई भी मूवी देखने जाते हो तो स्मोकिंग की एड में भी आते हैं, और जब वो स्मोकिंग की एड कर रहे होते हैं तब नीचे लिखा होता है एम्फीसीमा के शिकार होने से बचिए, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ऐसा लिखा होता है ना। तो एम्फीसीमा जो है वो उस किससे रिलेटेड डिसीज है, लंग से रिलेटेड डिसीज है, जिसमें ये एल्बोलाई जो है वो आपस में चिपक जाती है, जैसे सरफेस एरिया कम हो जाता है और गैसेस का एक्सचेंज कम हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कुछ टर्म है जैसे कि निमोनिया। सुना होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जनरली निमोनिया हो जाता है। निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल जब हम बातें करते हैं तो हम बोलते हैं कि निमोनिया बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है, और इसमें एल्बोली में पस जम जाती है जिससे ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा भी एक लॉन्ग टर्म लंग डिसऑर्डर है। आप देख सकते हैं एम्फीसीमा में इस तरीके से एल्वोली का स्ट्रक्चर हो जाता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से स्मोकिंग करता है तब ये डिसीज़ उसको होती है। फिर है टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है जो कि हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जब कोई बच्चा प्रीमेच्योर होता है तब ये डिसीज़ उसको होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके अलावा है एल्बुलर प्रोटीनोसिस। जब एल्बुली में प्रोटीन जमा हो जाता है तो पीएपी कहते हैं उसको, एक रियर डिसीज़ है। इसके अलावा आप लोग ने ये आप देख सकते हैं पीएपी, ये लंग्स में यहाँ पे प्रोटीन देखिए जमा हो गया है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बीएसी। बीएसी का मतलब लंग कैंसर होता है, जिसको हम ब्रोंकी एल्बुलर कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ डिसीज़ है जो एल्बुलाई या फिर लंग से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है हाउ मैनी लोब्स आर देयर इन अ ह्यूमन लंग। ह्यूमन लंग में जैसे कि बलून होते हैं ना, लोब्स को आप समझ सकते हैं कि बलून, तो ह्यूमन लंग में कितने बलून होते हैं या लोब्स होते हैं, जिनके जरिए जितने बड़े लोब्स होंगे उतनी ज़्यादा एल्बुली होंगी, जितनी ज़्यादा एल्बुली होंगी उतना ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज होगा। इस तरीके से आप इसको एसोसिएट करेंगे। तो कितने होते हैं टोटल, जो लोब्स होते हैं वो 5 होते हैं। 3 राइट साइड पे होते हैं और 2 लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है, ए, लेफ्ट लंग हैज़ 2 lobes and the right has 3. तो each lobe receive air from its own branch of the bronchial tree, but they all have the same function, bringing oxygen into the bloodstream and removing carbon dioxide. यही काम होता है इनका। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 5, 3 राइट में 2 लेफ्ट में, 3 2 5, 3:2 का रेशियो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस। अब रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है, ह्यूमन में तो देख लिया लंग्स थे, एल्बुली थी और सब कुछ सारा कार्यक्रम सेट था, लेकिन प्लांट्स में क्या होता था, आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, जब हम 6वीं क्लास में थे ना तब हमको पढ़ाया जाता था कि प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे से छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं और उनके ज़रिए ही एक्सचेंज होती है गैसेस का, मतलब वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है, तो बिल्कुल सही पढ़ा है आपने कि रेस्पिरेशन प्लांट में स्टोमेटा से होता है। लेकिन स्टोमेटा के अलावा हमारी जो स्टेम होती है ना, उसमें भी, स्टेम में भी छोटे छोटे से छेद या पोर्सेस पाए जाते हैं जिनको हम लेंटिसिल के नाम से जानते हैं। तो स्टेम के ज़रिए भी रेस्पिरेशन होता है। इनफैक्ट हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स के ज़रिए भी रेस्पिरेशन होता है। तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन है वो लीव्स भी कर सकती हैं, मतलब लीव्स से, स्टेम से और रूट से होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं। लेंटिसिल्स कहाँ पाई जाती है, स्टेम में। और रूट्स में भी छोटे छोटे एयर गैप्स होते हैं जिनके ज़रिए रेस्पिरेशन होता है। क्लियर। अब रेस्पिरेशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, यहाँ से अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 2 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। अब आपने खाना खाया, खाना में कार्बोहाइड्रेट था जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है ना, ग्लूकोज से ग्लाइकोसिस बनता है और ग्लाइकोसिस से पायरुवेट एसिड बनता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसमें भी एनर्जी जनरेट होती है और 2 ATP एनर्जी जनरेट होती है। कितनी एनर्जी जनरेट हुई, एनर्जी करेंसी बोलते हैं ATP को, तो 2 ATP एनर्जी जनरेट हुई। अब रेस्पिरेशन करने के लिए है ना, या खाने को तोड़ने के लिए
आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन रेस्पिरेशन दो प्रकार से होते हैं, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और दूसरा ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर बहुत कम ऑक्सीजन में होता है। तो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है रेस्पिरेशन, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ग्रेप्स, अंगूर है, अंगूर को एक बड़े से कंटेनर में रख दो ऑक्सीजन की एब्सेंस में और कुछ समय बाद वो फर्मेंट हो जाएंगे और वाइन बनती है, ग्रेप वाइन। तो वो कौन सी प्रोसेस हो रही है? एनारोबिक प्रोसेस हो रही है ऑक्सीजन की एब्सेंट में, और उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो था वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया और एनर्जी प्रोड्यूस की। तो कितनी एनर्जी एनारोबिक प्रोसेस में होती है? तो आंसर हो जाएगा 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत कम एनर्जी है। तो जनरली जो ईस्ट है, फंगस, बैक्टीरिया, उन सब में इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। दूसरा रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्लड से माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को लेते हैं, खाने को ब्रेक करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। ये देखिए C6H12O6 विच इज ग्लूकोज, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को प्रोड्यूस किया। कितनी एनर्जी इस प्रोसेस में जनरेट हुई? तो आंसर हो जाएगा 36 ATP एनर्जी को इसने प्रोड्यूस किया। इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। मैक्सिमम एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, इन सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब यहाँ पर एक साइकिल का नाम याद रखेंगे, क्रेब साइकिल। क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है, क्रेब साइकिल का एसोसिएशन रेस्पिरेशन से है, एरोबिक रेस्पिरेशन से। बात क्लियर हो गई? कहाँ पे कितनी एनर्जी जनरेट हुई वो भी आपने देख लिया। अब क्वेश्चन समझिएगा, अगर इन जनरल पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 38 ATP। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पर 2 ATP की, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ने 36 ATP एनर्जी प्रोड्यूस की। तो 36 + 2 = 38 ATP। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है, नेट एनर्जी की अगर बात कर ली जाए, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोड्यूस एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, विच इज 36 ATP। तो क्वेश्चन को समझिएगा, उस हिसाब से थोड़ा सा आंसर करेंगे। यहाँ पर बहुत सा बच्चा गलती कर देता है। इतना कहानी क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन 38 ATP मॉलिक्यूल आर गेन्ड। If especially aerobic respiration in eukaryotic is asked, the answer is 36 ATP। ठीक है, ये 2 और ये 36 which is 38। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है द नेट एनर्जी यील्ड फ्रॉम द एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल एज। तो नेट एनर्जी अभी हमने देखी थी which is 36 ATP। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म होता है, जिसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। यहाँ पर मेंशन है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, अल्कोहल, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। इसको इंटरमॉलिक्यूल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ईस्ट, बैक्टीरिया, पैरासाइट वगैरह में ये रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी जनरेट होती है, और नॉर्मली एनिमल्स में यही रेस्पिरेशन होता है। तो जो बातें मैंने बताई आपको समझ में आ गया, को आपको एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन भी समझ में आ गया, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन भी आपको समझ में आ गया, और सेलुलर रेस्पिरेशन तो हमने डिस्कस किया भी था। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेस्पिरेशन टेक प्लेस बोथ डे एंड नाइट, photosynthesis occur during daytime only, both A and B are correct, neither A nor B are correct। अब रेस्पिरेशन तो ऐसा तो है नहीं ना कि हम दिन में अकेले सांस लेते हैं, रात को नहीं लेते। वैसे ही पौधे या प्लांट्स है, वो भी दिन में भी सांस लेते हैं, रात को भी सांस लेते हैं। मतलब रेस्पिरेशन तो दिन और रात दोनों में होगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो केवल और केवल सनलाइट में होता है, और सनलाइट तो दिन के समय ही होती है। मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, खाना बनाने की जो प्रक्रिया है पौधों में, वो केवल दिन के समय होगी। मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। A and B बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि कौन से लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है? तो याद रखेंगे, रेड कलर की रोशनी में, रेड लाइट में सबसे फास्ट होती है, जबकि ग्रीन लाइट में सबसे कम। क्योंकि ग्रीन लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ग्रीन लाइट में लेस फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग। अब समझिएगा, दो फंक्शन है, एक है वॉलेंट्री और एक है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है
जो अपनी मर्जी से काम करे उसको आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ऐच्छिक क्रियाएं है ना, अनैच्छिक क्रियाएं जो अपनी मर्जी से काम होती हैं, जिसमें आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पलकों का झपकना, हार्ट बीट, हार्ट का पंप होना, वैसे ही रेस्पिरेशन, सांस लेते हो छोड़ते हो अपने आप होता है ना। नहीं, हम तो रोक लेते हैं 2 मिनट तक सांस, ठीक है भाई, वो आपका ज़बरदस्ती है, लेकिन ये सब वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, अपनी मर्जी से ही काम करते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब आपकी इच्छा से काम हो, है ना। कई बार हम जब स्टेप चढ़ रहे होते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, या कहीं पे आपको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो आप फोर्सफुली रेस्पिरेशन करने की कोशिश करते हो, जिसको आप इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग कहोगे। ठीक है, तो वॉलेंट्री मतलब खुद से हो, इनवॉलेंट्री जो आपकी परमिशन से हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग को रेगुलेट या कंट्रोल कौन करता है। मतलब आप कह सकते हो कि हमारे रेस्पिरेशन को, हमारी ब्रीथिंग को रेगुलेट कौन कर रहा है, तो हमारे हिंड ब्रेन में पाया जाता है मेडुला ऑब्लोगेटा। तो कहीं मिल रहा है आंसर? हाँ मिल रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। ये देखिए, ये ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया जो है आगे आके 2 पार्ट्स लेफ्ट और राइट लंग में डिवाइड हो गया है। अब इस ट्रैकिया में आपको बहुत सारे ये रिंग दिख रहे हैं ना, ये सी शेप के आपको रिंग दिखाई दे रहे हैं जो कि कार्टिलेज से बने हैं। तो ये क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है कि ट्रैकिया किससे बना होता है, तो ट्रैकिया कार्टिलेज से बना होता है। इस ट्रैकिया का काम क्या है, तो इस ट्रैकिया का काम होता है फिल्टर, एयर को फिल्टर करने में मदद करता है, ब्रीथ करने में मदद करता है। तो कहीं मिल रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। एक लार्ज ट्यूब होता है जो कि हमारे लंग्स तक कनेक्टेड होता है, लेफ्ट और राइट लंग में स्प्लिट होता है। इसमें सी शेप्ड रिंग्स पाई जाती हैं, लगभग 16 से 20 रिंग यहाँ पे होती हैं जो कि कार्टिलेज से बनी होती हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटरनल रेस्पिरेशन। इसका आंसर आप लोग करने की कोशिश करो, पढ़ा दिए हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यूज या फिर सेल, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फंक्शन एज इन एयर कंडीशनर। अब हमारा कौन सा यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन है जो कि एयर कंडीशनर की तरह काम कर रहा है। हमारी एयर को थोड़ा सा मॉइस्ट कर रहा है, अगर एयर गर्म है तो बहुत ठंडी है तो उसे वार्म कर रहा है, उसे फिल्टर कर रहा है, डस्ट है तो उसे रोक रहा है। ये पूरे काम कहाँ होते हैं, नेजल चैम्बर में होते हैं, जिसे नेजल कैविटी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ पे लैरिंग्स का भी याद रखेंगे कि लैरिंग्स में ही वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, लैरिंग्स में वॉइस बॉक्स होता है। फेरिंग्स के पास 2 रास्ते होते हैं, एक विंड पाइप होता है और एक आपका फूड पाइप इसके पास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेजल पैसेज फिल्टर एंड वार्म द एयर एंड द मेक इज मॉइस्ट बिफोर इट गोज इनटू द लंग्स। नेक्स्ट है केचुआ, देखा है, अर्थवॉर्म जिसे बोलते हैं। तो अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो ज़रा समझिए। अर्थवॉर्म की स्किन देखिए कैसा दिखता है, शाइन भी करता है थोड़ा सा, उसकी स्किन जो है वो मॉइस्ट चिपचिपी सी दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि स्किन गीली है। देखा है ना, केचुआ देखा, ऐसा लगता है ना उसकी स्किन गीली है, मॉइस्ट है। इनफैक्ट चलो केचुआ नहीं देखा, मेढक तो देखा है, फ्रॉग की स्किन भी आपको कैसे दिखाई देती है, मॉइस्ट, गीली गीली सी। तो जितने भी ये एनिमल है ना जिनकी स्किन आपको मॉइस्ट दिखाई देती है, तो वो लोग सभी स्किन के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं। या आप कह सकते हो अगर मेजर तौर पे देखे जाए तो मोस्ट ऑफ द एम्फीबियन जो हैं वो स्किन के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज स्किन। ओके है, तो अर्थवॉर्म और एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग वगैरह ये स्किन के जरिए जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। दे बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल विच लिव ऑन द लैंड एंड हैव अ स्किन दैट थिन इनफ फॉर द गैसेस टू पास थ्रू। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बात कर ले। अब यहाँ पर कुछ और बातें हैं। मछलियाँ जो फिश होती हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं और वो पानी से ऑक्सीजन को लेकर रेस्पिरेशन करती हैं। यही रीज़न है जब मछली को बाहर निकालते हो तो पानी नहीं होता, तो रेस्पिरेशन वो कर नहीं पाती और वो मर जाती है। ठीक है, तो फिश में गिल्स के ज़रिए रेस्पिरेशन होता है, लेकिन साइंस विदाउट एक्सेप्शंस कुछ होता ही नहीं है। तो वेल मछली जो है, वेल मछली में लंग्स पाए जाते हैं, तो वो लंग्स के ज़रिए रेस्पिरेशन करेगी। बाकी सारी मछलियाँ गिल्स के ज़रिए रेस्पिरेशन करेंगी। चिकन लंग्स होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्पॉन्ज जो है उसमें डिफ्यूज़न होता है गैसेस का, उसकी सरफेस में कुछ पोर्सेस है, वहाँ से डिफ्यूज़न होता है, उसके ज़रिए रेस्पिरेशन करता है। स्पाइडर में बुक लंग होते हैं, ये बुक
लंग्स होते हैं जिनके ज़रिए ये आपका रेस्पिरेशन करता है, और कैटरपिलर में जो है वो स्पाइरकल्स होते हैं जिसके ज़रिए ये रेस्पिरेशन करता है। तो देखिएगा, गिल्स के बारे में बता दिया, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो गिल्स के ज़रिए रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि स्क्विड, ऑक्टोपस, टैडपोल, है ना, फिशेस। लेकिन यहाँ पे वेल्स जो हैं उनके पास लंग्स पाए जाते हैं। तो अर्थवॉर्म स्किन, वेल लंग्स, स्पाइडर बुक लंग्स, कॉकरोच में ट्रेकिया के ज़रिए, याद रखेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कॉकरोच में 13 चैम्बर्स होते हैं, ये बात भी मैंने आपको सिखाई है, नहीं सिखाई तो अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो हम बात कर लेंगे। तो 13 यहाँ पे चैम्बर आपको कॉकरोच में मिलेंगे, तो ये भी आपको ट्रेकिया के ज़रिए रेस्पिरेशन करेगा। बाकी फ़िश वगैरह जो है वो गिल्स के ज़रिए रेस्पिरेशन करती हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द स्मोकिंग। तो स्मोकिंग के कारण कौन सी डिसीज होती है, तो हमने सिखाई है आपको एम्फीसीमा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन टिश्यू इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज। तो देखो, जब हम कोई भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बनती है और ब्लड के जरिए वो लंग्स तक जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के जरिए लंग्स तक पहुंचती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 70% जो ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बाइकार्बोनेट के जरिए लंग्स तक जाता है, मतलब बाइकार्बोनेट के फॉर्म में लंग्स तक जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ओनली रिसीव या मैक्सिमम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे ज़्यादा किसको मिलता है, स्प्लीन को मिलता है। स्प्लीन जिसको हम प्लीहा भी कहते हैं, जो कि कब्रिस्तान या फिर ग्रेव यार्ड ऑफ द सेल कहलाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, वन हीमोग्लोबिन कैरी हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात हमें पता है, हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है, एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करके ले जा सकता है। और हीमोग्लोबिन की जो टेंडेंसी होती है या फिर अट्रैक्शन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बहुत ज़्यादा होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करके ले जा सकता है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे, विंड पाइप को और किस नाम से जानते हैं। आपका जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कवर किए थे। ये तो एमसीक्यू फॉर्म है। अगर आप कंप्लीट साइंस पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो इंडिविजुअल कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप उसे परचम के एप्लीकेशन पे जाके परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।